हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अपनी जर्नी जो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए रही है 8 से 9 साल की, उस जर्नी के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नीचे कमेंट्स किए थे कि मुझे ये स्ट्रैटेजी बतानी चाहिए कि कौन सी गलतियाँ मैंने की थी जो आप ना कर सको। ओके, तो वो बताने से पहले एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। आपको पता है, जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो बहुत ही इनोसेंट होता है। उसके दिमाग में कोई प्री कंसीव नोशन नहीं होता है। कुछ उसको पता नहीं होता कि आगे क्या करना है। बस उसको इतना पता होता है कि मैं स्कूल में जाऊंगा, मेरे पास कुछ टीचर्स होंगे जो कि मुझे पढ़ाएंगे और मैं वहाँ पे पढ़ाई करूँगा। ठीक है, लेकिन मानो सडनली वो स्कूल के पहले दिन ही जा रहा है या स्कूल जा रहा है, उसको 10th क्लास का एक लड़का या एक स्टूडेंट आके बोलता है कि अरे अरे, ABCD क्यों पढ़ रहे हो, ये तो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, ये 10th में नहीं आती है, आपको डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक कर लेनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है वो जो इनोसेंट बच्चा है ना, वो बिल्कुल डर जाएगा और शायद वो जितनी भी आगे पढ़ाई करेगा, LKG के अंदर पास होगा, प्रेशर के अंदर होगा, जब आगे फर्स्ट में आएगा बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेगा और आई थिंक थर्ड तक आते आते तो वो इतना ज़्यादा गिव अप कर देगा वो बच्चा कि स्कूल भी जाने से डरेगा। तो सिमिलर कंडीशन जब एक यूपीएससी एस्पिरेंट होता है, उसके दिमाग में भी यही होता है कि मैं जाऊंगा, तैयारी करूंगा, अच्छे से मन लगा के पढ़ूंगा और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बहुत लोगों के होते भी हैं एग्ज़ाम क्लियर, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं इसके अंदर, सिर्फ हार्ड वर्क तो होता ही नहीं है। लेकिन अगर हम जनरल बेसिस पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट आते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग होते हैं जिन्होंने 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, कुछ लोग तो 10 अटेम्प्ट जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो यहीं रह रहे होते हैं दिल्ली में। और अब तो सोशल मीडिया भी इतना हो गया, इतना मिस गाइडेंस। येस, हियर यू गॉट मी, मिस गाइडेंस। जब एक एस्पिरेंट स्टार्टिंग में आता है, वो एक कोचिंग ज्वाइन करता है, ठीक है, वहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन बेसिक्स ही नहीं क्लियर होते हैं, बेसिक्स कभी नहीं क्लियर किया जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये मान के चला जाता है कि स्टूडेंट NCERT जो है वो पढ़ के आया है, हमें उसको हाई लेवल का बताना है और जितना ज़्यादा हाई लेवल का बताएंगे ना, उतना ही ज़्यादा अगले साल बच्चे आएंगे और नाम रोशन होगा। तो ये मेजर प्रॉब्लम मेरे साथ थी। आई इनरोल्ड इन सम कोचिंग इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मुझे आई वॉज नॉट अवेयर कि इन्फ्लेशन क्या होता है। मुझे नहीं पता था इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट, अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। आई वॉज नॉट अवेयर, बट वहाँ पे ऐसा समझा जाता था कि ये आना ही चाहिए। उसके बाद जो मेरे सीनियर्स थे जो आस पास रह रहे थे, कुछ उन्होंने मेंस दिया था, कुछ 2 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ बहुत टाइम से वहीं थे, तो एक तरीके की मिस गाइडेंस थी कि नहीं, NCERT नहीं पढ़ना है, NCERT से थोड़ा ना सवाल आते हैं, यूपीएससी NCERT से नहीं पूछता है, यूपीएससी हाई लेवल की बुक से पूछता है, स्टैंडर्ड बुक्स कवर करो। बट जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट जो आ रहे हैं, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो। जो लोग ये बोलते हैं ना कि NCERT नहीं पढ़नी है, वो गलत बोलते हैं। NCERT पढ़नी है, लेकिन आपको उसमें से सेलेक्टिव NCERT पढ़नी होगी। जब मुझे ये बताया गया था, एक तरफ तो ये नोशन बताया गया था, दूसरी तरफ मुझे ये नोशन बताया गया था कि सारी NCERT पढ़ लो। जब मैंने सारी NCERT मैं खरीद के लेके आई थी, इतना बड़ा बंडल, देवर 52 NCERTs। अब 52 NCERTs थोड़ी ना पढ़ोगे, अब साइंस की NCERT नहीं पढ़नी है। कुछ सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनकी NCERT आपको कवर करनी है और उसमें भी सेलेक्टिव पोर्शन आपको कवर करना है। ये जो मिस गाइडेंस है ना, इसकी वजह से एक स्टूडेंट, जो एक इनोसेंट बच्चा जो सिर्फ ये सोच के आया था कि अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा, वो वहीं पे अटक जाता है। इतना प्रेशराइज्ड फील होता है, ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, क्या कुछ दिमाग में ही नहीं जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। तो ये एक पहला पॉइंट था, मिस गाइडेंस। आप बिल्कुल अपना बेसिक्स क्लियर करो, टाइम लगाओ, NCERT फिनिश करो। 3 साढ़े 3 महीने में जो रेलेवेंट NCERTs हैं
मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर रेलेवेंट एनसीईआरटीज़ जो है वो मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, वो आप वो पढ़िए, वो ज़रूरी है। और मुझे इतने सारे अटेम्प्ट देने के बाद समझ आने लगा, क्योंकि मैं तो लूप में फंसती जा रही थी, प्रीलिम्स मेंस, तो मुझे नहीं रियलाइजेशन हुआ। लेकिन जब मैं लूप से बाहर आई और अब मैं जब स्टूडेंट से मिलती हूँ तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि एक एनसीईआरटी का बेसिक ज़रूरी होता है और कितने लेवल तक ज़रूरी होता है वो भी हमें देखना चाहिए। नंबर 2 मिस्टेक, जब आप कोचिंग में इनरोल कर लेते हो, आसपास का इंटरेक्शन देखो आप लोगों का हमेशा से आसपास वाले लोगों से ही होगा, है ना। क्योंकि आप स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ थोड़ा सा लिमिटेड कर देते हो, क्योंकि इस एग्ज़ाम की ग्रेविटी ऐसी है, ऐसा बताया जाता है, और जो कि सच भी है, इतना समय ही नहीं होता है। तो जो आसपास वाले एस्पिरेंट होते हैं ना, एक लहर चलती है, यार फुल एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, ईयर लॉन्ग चलेगी, प्रीलिम्स और मेंस। उसके अंदर है ना एक प्रिस्क्राइब सिलेबस होता है, जिसके अंदर सिलेबस के अंदर क्या होता है, पहला पेपर लेट्स से पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, दूसरा पेपर हो गया आपका हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, तीसरा आपका होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। उसके सिलेबस के टॉपिक्स दिए होते हैं कि इस डेट को ये टॉपिक होगा, बट आपके तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। वो स्टूडेंट वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता है, बेचारा सिलेबस किसी तरीके से सुपरफिशियली ऊपर से कंप्लीट करता है और टेस्ट देने चला जाता है। टेस्ट के अंदर 20 क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर फिनिश करना है। स्टूडेंट 1-2 क्वेश्चन के आंसर्स नहीं लिख पाता, ट्राई भी करता है कि पूरे 20 आंसर्स लिखें तो टाइम 3 घंटे में नहीं लिख पाता। इतना प्रेशराइज फील होता है क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है और टेस्ट सीरीज देने चले, तो एक सुपरफिशियल एक वो वाली फीलिंग आती है कि हमें तो आंसर राइटिंग ही नहीं आती है। अरे आंसर राइटिंग तो तब आएगी ना जब आप पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे, एनसीईआरटी के बाद आप बेसिक्स बुक पढ़ोगे, बेसिक बुक्स के साथ आप प्रैक्टिस करोगे ना। अब सडनली पहले ही दिन वो एक इनोसेंट बच्चे को मैं बोल दूं कि आओ इंग्लिश में आके या हिंदी में आके एक ऐसे लिखो, निबंध लिखो, वो बच्चा डर जाएगा क्योंकि उसको ABCD और क ख ग घ ही नहीं आ रहे हैं। ये सिमिलर कंडीशन है ना एक एस्पिरेंट की होती है, ठीक है, जिसके अंदर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता है, बेसिक्स क्लियर नहीं है और बस ये बोलते हैं कि हम पहले ना मेंस का पढ़ेंगे उसके बाद प्रीलिम्स का पढ़ेंगे। तो ये 2 प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, जब वो बच्चा स्कूल में जाता है तो वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के आता है, तो वहाँ पे उसको दोस्त मिलते हैं, है ना, उनके साथ वो बातचीत करता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, तो उसकी पढ़ाई भी अच्छी होती है और उनकी वो सर्कल बनने लगता है। सिमिलरली हम जब यहाँ पे आते हैं ना एस्पिरेंट तैयारी के लिए, तो हमारे साथ 2 पैराडॉक्स चलता है। एक तो चलता है कि हमारी जो स्कूल की लाइफ है, कॉलेज की लाइफ है, वो बिल्कुल लिमिटेड है ना, हमने वो दोस्त छोड़ के आ गए क्योंकि हम UPSC की तैयारी करने आए हैं। और दूसरा तो हमें वहाँ पे लोनलीनेस फील होता है, और दूसरा एट द सेम टाइम यहाँ पे भी एक सुपरफिशियल रिलेशंस बनते हैं, लाइब्रेरी, चाय, टेस्ट सीरीज़, क्लास डिस्कशन, पार्क, यहाँ पे ना एक सुपरफिशियल लोगों के बीच में एक रिलेशंस बनने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक हाई एक्सपेक्टेशन रहती है रिलेशन के लिए कि ऐसा होना चाहिए, चलो आगे भी देखेंगे, आगे अगर फ्रेंडशिप डेवलप हो जाए तो, बट दोनों कभी भी सेम पेज पे नहीं आ पाते हैं। तो उस चकाचौंध के अंदर, उस एज के अंदर, जो एज प्रोडक्टिव एज होती है, जो हमारा प्रॉपर यूथ होता है, उस एज के अंदर इंसान अपने आप को हर जगह से अकेला पाता है, फैमिली से भी अलग, स्कूल कॉलेजेस के दोस्तों से भी अलग, और जब इस तैयारी के अंदर जब हमसे बेसिक्स चीज़ें नहीं हो पा रही है, मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तब इंसान अपने आप को अकेला पाता है। और साथ में जो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बनते हैं, रिलेशंस बनते हैं, वहाँ पे इंसान अपने आप को अकेला पाता है। तो यहाँ पे ना वो नन्हा बच्चा कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसकी जो साइकी होती है और उसका जो इमोशनल जो ट्रॉमा होता है ना, वो शायद उसको बहुत जगह हर्ट करता है, और वो बच्चा अपने आप को ही अंदर इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो एग्ज़ाम में दिखाई देती है। और ये 3 रीज़न्स थे जो एक मेजर रीज़न्स है जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं कि किसी का भी सिलेक्शन जो है ना वो क्यों रुकता है। 1 इज़ मिसगाइडेंस, नंबर 2 इज़ नॉट क्लियरिंग बेसिक एंड जॉइनिंग ओनली टेस्ट सीरीज, एंड नंबर 3 इज़ द डिस्ट्रैक्शन, लोनलीनेस एंड दीज काइंड ऑफ इमोशंस जो हैं
वो मुझे लगता है कि मेरी हमेशा से प्रॉब्लम रही थी। और आई थिंक आप लोग शायद अगर रिलेट कर पाओ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मैं मेल्स देखती हूँ, मैसेजेस आते हैं या डेली लेवल पे भी मेरा इंटरेक्शन होता है, तो मुझे ये 3 जो है वो मेजर प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। कंटेंट कैसा होना चाहिए, आपको आंसर राइटिंग कैसी करनी चाहिए, ये मार्केट में कंटेंट हमेशा से अवेलेबल है। लेकिन ये जो 3 बेसिक मुद्दे हैं ना, इन पे कोई बात नहीं करता है। तो अगेन मैंने सिर्फ अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है आपके सामने। लेट मी नो कि आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे वो भी बताएं। सो थैंक यू सो मच।